जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th ICSE बायोलॉजी का एक और नया लेक्चर, और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं टोनिसिटी के बारे में, और फर्दर हम और डिस्कस करेंगे। ये एब्जॉर्प्शन बाय रूट का सेकंड लेक्चर होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे टोनिसिटी के बारे में। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, इम्बिबिशन, ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। ठीक है, तो जो लोग वो लेक्चर नहीं देखे हैं कृपया पहले उसको जा करके देख लें, और फिर उसके बाद इस लेक्चर पर आए, उनको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। ठीक है, साथ में नोट्स बनाते जाइएगा ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, टोनिसिटी क्या होता है, अभी हम लोगों ने ऑस्मोसिस पढ़ा था। ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पर सपोज करो कि लेस सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पर मोर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, लेस सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा है, यानी कि दिस इज डाइल्यूट। ठीक है, मोर डाइल्यूट, एंड दिस इज मोर मत लिखो, यहाँ पर केवल डाइल्यूट, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, ये डाइल्यूट है, ये कॉन्सेंट्रेटेड है। कंपैरेटिवली, रिलेटिवली अगर देखा जाए इन दोनों को रिलेट करके, तो जहाँ पे ज़्यादा सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, और जहाँ पर लेस सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो आप सोच करके बताइए कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स किधर से किधर मूव करेंगे। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या होगा? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, इनका डायरेक्शन होगा ना। यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट ज़्यादा है। सॉल्वेंट का मतलब जिसमें आपने घोल रखा है सॉल्यूट को। ठीक है, दैट मीन्स दिस इज डाइल्यूट, ये सॉल्वेंट यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट की मात्रा, यहाँ पर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, और सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ कम है। तो आप जानते हैं ऑस्मोसिस क्या होती है? मूवमेंट ऑफ, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वाटर का सॉल्वेंट की जगह, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम, अब मैं देयर रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऐसा नहीं लिख रहा हूँ, फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन, ये मैंने आपको पहले बता दिया है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट की मॉलिक्यूल्स यहाँ से मूव करेंगे इस तरफ थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सॉल्वेंट है, वो यहाँ मूव करेगा थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। यहाँ से ही आपका टोनिसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। टोनिसिटी क्या होती है? whenever there is two concentration of solutions। ठीक है, दो कॉन्सेंट्रेशन हो, ये कम कॉन्सेंट्रेटेड, ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, यानी कि ये डाइल्यूट, ये कॉन्सेंट्रेटेड। जब भी आपको कुछ ऐसा दिखाई दे जाए और बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो, ठीक है, तो इस सेटअप को कह सकते हैं आप टोनिसिटी, या इस फिनोमिना यहाँ पर जो होने वाली है उसको टोनिसिटी कह सकते हैं। तो टोनिसिटी का मैं डेफिनेशन यहाँ लिख रहा हूँ, द एक्सटेंट and direction of movement of solvent molecules between the two liquids, between the two solutions। ठीक है, between the two solutions having
डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। हो सकता है आपके बुक्स में कुछ अलग डेफिनेशन लिखी हो, लेकिन मैं आपको ये सिंपल सी डेफिनेशन बता रहा हूँ, आप अपनी बुक वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं एग्जाम में, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी है, ठीक है। देखो द एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब क्या है, देखो अगर ये वाला सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, ठीक है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ से ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे। अब आप मुझे सोच के बताओ कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे 100 सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पर 10 सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और ये था फर्स्ट केस, ठीक है। अब सेकंड केस आप कंसिडर करिए, सेकंड केस यू कैन कंसिडर दैट यहाँ पर आपके 200 सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पर अभी भी 10 सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो दोनों केसेस में आप डायरेक्शन तो देख पा रहे हैं, डायरेक्शन इस तरफ होगा सॉल्वेंट की मूवमेंट का, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, सॉल्वेंट का जो डायरेक्शन है वो यही होगा, लेकिन दोनों में क्या होगा, एक्सटेंट कैन बी डिफर, एक्सटेंट कैन डिफर। ये बहुत तेजी से नहीं जाएगा एज कम्पेयर टू दिस, यहाँ पे 200 सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आप ग्रेडियंट देखें तो ये ज़्यादा है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो टोनिसिटी यही होती है, द एक्सटेंट मतलब कितना जा रहा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और उसका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स व्हेन द टू डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशंस आसपास हो, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, हो गया, इरेज कर रहे, साथ में नोट कर लीजिए, नोट साथ में बनाते जाइए, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब टोनिसिटी के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ दिस टोनिसिटी हमने 3 टाइप के सॉल्यूशंस बनाए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टोनिसिटी हमने 3 टाइप के सॉल्यूशन बनाए, और वो 3 टाइप के सॉल्यूशन कौन कौन से हैं, एक है आपका आइसोटोनिक, ठीक है, दूसरा है आपका हाइपोटोनिक, और तीसरा है आपका हाइपरटोनिक, ठीक है। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, इसका नामकरण कैसे हुआ ये देख लेते हैं। देखो आइसोटोनिक का मतलब होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, सेम, और टोनिक का मतलब टोनिसिटी से रिलेटेड, ठीक है। तो सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना कि आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक ये आप तब समझ पाएंगे जब आप इसको किसी बायोलॉजिकल सिस्टम से रिलेट करेंगे। जैसे मान लो कि आपके बॉडी में, हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में फ्लो कर रहे हैं, एक फ्लूइड मीडिया है, ठीक है। तो फ्लूइड मीडिया में रेड ब्लड सेल्स ना तो स्वेल अप करते हैं ना तो पिचक जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल कंडीशंस में हमारे बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब आरबीसी जो हमारी जो ब्लड है, ब्लड की कंडीशन क्या है, ब्लड इज आइसोटोनिक, ठीक है। तो टेक्निकली इससे ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप ये समझें कि ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन आरबीसी के सेल के अंदर के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है। समझ पाए बात? जैसे अगर ये ब्लड है, ये मान लो ऐसे ऐसे ब्लड है, और यहाँ पर ऐसे आरबीसी रेड ब्लड से, ठीक है, ऐसे बाइकॉन्केव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि हाइपोटोनिक में, हाइपरटोनिक में डालने पर कुछ हमको फ़र्क दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमको कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है, ये नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल रेड ब्लड सेल इन दी ब्लड, ठीक है। तो ना तो वाटर इसके अंदर एंटर कर रहा है ड्यू टू ऑस्मोसिस,
जो कि अभी हमने ऑस्मोसिस पढ़ते हुए लास्ट लेक्चर में देखा था, और ना तो वाटर इसके बाहर आ रहा है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन पे है। और वाटर अंदर बाहर इसलिए नहीं हो पा रहा है, या कोई भी सॉल्वेंट हो वो अंदर बाहर इसलिए नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन, सेल के फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस ब्लड, एंड दिस केस इज नोन एज आइसोटोनिक कंडीशन। ठीक है, क्लियर हुआ? मैंने यहाँ पर लिखा है सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, अभी आप ये वाला पॉइंट जो है इन दोनों से रिलेट करना। अब मैं इन दोनों के लिए लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पर हाइपोटोनिक में क्या होगा, हियर विल बी, हाइपो का मतलब होता है लेस, और टॉनिक का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा है? किसका लेस कॉन्सेंट्रेशन? सॉल्यूट का। ठीक है, ये सॉल्यूट के लेस कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा है। और हाइपर का मतलब क्या होता है? हाइपर का मतलब होता है हाई। ठीक है, टॉनिक का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। तो ये किसके हाई कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा है? ये सॉल्यूट के हाई कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा है। ठीक है, ये मैं इरेज कर रहा हूँ नीचे वाला, ताकि मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से बता पाऊँ कि आप ये डिसाइड कैसे करेंगे कौन सा सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, आइसोटोनिक है या हाइपोटोनिक है। ठीक है, तो ये समझने के लिए क्या करेंगे आप कि इन सॉल्यूशंस को लेंगे और इनमें आप एनिमल सेल या तो प्लांट सेल को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं डायग्राम के थ्रू आपको ये बताने जा रहा हूँ, अच्छे से नोट करिए इसे। मैं एक प्लांट सेल पहले ले रहा हूँ, मैं ऊपर प्लांट सेल बनाऊंगा, नीचे रेड ब्लड सेल बनाऊंगा। ठीक है, देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन में मैंने प्लांट सेल ऐसे ले लिए। प्लांट सेल जनरली दे आर रेक्टेंगुलर, ठीक है, और यह हेक्सागोनल भी होते हैं। ये रेक्टेंगुलर है, ऐसे अगल बगल इनके सेल्स होते हैं, ये अगल बगल वाले सेल्स। मैंने एक सेल को लिया है, ये इसकी सेल वॉल है, काफ़ी ज़्यादा रिजिड होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद सेल वॉल के अंदर इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ऐसे, और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और भी ऑर्गेनल्स जैसे वैक्यूल वगैरह होंगे, न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो वो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। आइसोटोनिक कंडीशन में क्या होगा, वाटर बाहर निकलना और वाटर अंदर आना, ये दोनों प्रिवेंटेड है। तो यहाँ पर वाटर ना तो बाहर आएगा ना तो वाटर अंदर जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, अब मैं यहाँ रेड ब्लड सेल बना रहा हूँ, ये देखो रेड ब्लड सेल बना दिया। रेड ब्लड सेल थोड़ा सा बाइकॉन्केव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आप अपने एग्जाम्स में जब बनाइएगा तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि बीच में डिप्रेशन इसके बनाना मत भूल जाना। ठीक है, एक बीच में हल्का सा गड्ढा टाइप होता है, कॉन्केव होता है, बाइकॉन्केव, दोनों तरफ से कॉन्केव। ठीक है, ये मैंने बना दिया आरबीसी। आई होप आपको दिख रहा होगा रेड ब्लड सेल। ठीक, तो ये दोनों क्या है, नॉर्मल कंडीशंस में है व्हेन दे आर केप्ट इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। अगर हम इस प्लांट सेल को और इस एनिमल सेल को, एग्जांपल में मैंने ये रेड ब्लड सेल लिया है, ठीक है, अगर इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या हमको दिखाई देगा? ठीक है, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ सेल, देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, यानी कि आप इससे ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो भी सॉल्यूशन अगल बगल है, यहाँ पर जिसके अंदर आपने प्लांट सेल को रखा है, ठीक है, दिस इज डाइल्यूट एज कंपेयर टू सेल कंटेंट। तो आप बहुत ध्यान से समझना क्या होने वाला है। ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर होता है, वो भी मैं नहीं बना रहा हूँ। वाटर क्या होगा, वाटर इसके अंदर एंटर करेगा, क्यों? क्योंकि ये डाइल्यूट है। आउटसाइड में क्या है, मोर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है सॉल्यूशन में, यानी कि सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो वाटर विल एंटर इनसाइड। और यहीं पे क्या होगा, ये सेल जो आपको नॉर्मल कंडीशन में दिख रहा है, ये कुछ इस प्रकार से स्वेल अप कर जाएगा। ठीक है,
उसकी वॉल्स आपको स्ट्रेट दिखाई दे रही हैं, थोड़ी सी कर्व्ड हो जाएंगी, ठीक है। सेल विल स्वेल अप। क्या बात आपको क्लियर हो पा रही है? क्या बात आपको क्लियर हो पा रही है? क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अंदर मैं वैसे ही बना दे रहा हूँ, ठीक है। क्या आपको क्लियर हुआ? मैं प्लांट सेल का एग्जांपल लिया, प्लांट सेल ने ऐसे क्या हुआ, स्वेल अप हो गया, प्लांट सेल स्वेल्स अप। स्वेल्स अप, ठीक है। अब एनिमल सेल के साथ क्या होगा, ध्यान से सुनना। एनिमल सेल के साथ क्या होगा, एनिमल सेल कुछ इस तरीके से, पहले तो देखो क्या होगा, पहले ये स्वेल करेगा। एनिमल सेल फर्स्ट इट विल स्वेल, गोल हो गया एकदम, बिल्कुल सर्कुलर शेप का हो जाएगा, ठीक है। आप समझ नहीं पाएंगे कि ये बाइकॉन्केव है कि नहीं, अगर माइक्रोस्कोप में आप देख रहे हैं तो बिल्कुल सर्कुलर शेप, ठीक है। एंड देन आफ्टर क्या होगा, ये बर्स्ट हो जाएगा, पहले स्वेल एंड देन बर्स्ट। क्या क्लियर हुआ आपको? फट गया यहाँ से, सेल जो है वो बर्स्ट हो जाएगा, इतना ज़्यादा अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन और सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन अंदर जाने लगेगी कि ये बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नीचे का दिख रहा है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसी प्लांट सेल को और इसी एनिमल सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दें, इसी प्लांट सेल को और इसी एनिमल सेल को अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दें, तो देखो क्या होगा। मैं प्लांट सेल कुछ इस तरीके से पहले बना रहा हूँ। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूशन जो अगल बगल प्रेजेंट है वहाँ पर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू सेल के सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन। मतलब सेल के अंदर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इट्स सराउंडिंग्स। तो क्या होगा, वाटर विल कम आउट फ्रॉम दिस सेल, वाटर सारा बाहर आ जाएगा, वाटर सब बाहर आ जाएगा। और वाटर बाहर आएगा तो सेल क्या करेगा, सेल क्या करेगा सोच के बताइए। मैं इरेज करके फिर से बना दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं। सेल क्या करेगा, सेल विल श्रिंक। देखो ऐसा हो गया, पिचक गया बिल्कुल, ये अगल बगल के सेल से, ठीक है। और इनका अंदर का सेल कंटेंट पूरा ही पिचक जाता है, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और बाहर जो पानी था, इसके अंदर जो पानी था वो सारा बाहर आ चुका है। ये आपको क्लियर हो पा रहा है? ये ऐसे नहीं रहेगा, आई एम वेरी सॉरी। नहीं सही, और अच्छे से इसको बना देते हैं, ठीक है। अब वो जो छोटा सा मैंने बनाया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ अंदर जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे हैं, ठीक है। अब अगर इसी जगह में एनिमल सेल का एग्जांपल ले लो यहाँ पर, तो एनिमल सेल के साथ क्या होगा, एनिमल सेल भी श्रिंक करेगा। कैसा दिखाई देगा, देखो कुछ ऐसा दिखता है, ये रेड ब्लड सेल ऐसा ही दिखता है, ठीक है। देखो ऐसा श्रिंक कर रहा है, ठीक है। श्रिंकिंग ऑफ आरबीसी, श्रिंकिंग, ये भी श्रिंक कर रहा है, ये भी श्रिंक कर रहा है। क्या बात क्लियर हुई आपको? इज इट क्लियर? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। अब देखो टोनिसिटी की एप्लीकेशन हमें पढ़ना है, ठीक है। टोनिसिटी क्यों इंपॉर्टेंट है आप पहले इसको नोट कर लीजिए। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेम सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन था या सेम सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन था अंदर और बाहर का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ना तो अंदर जा रहे थे ना तो बाहर आ रहे थे, तो ना तो यहाँ पर स्वेलिंग हो रही थी ना तो श्रिंकिंग हो रही थी। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हुआ कि सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम थी बाहर, तो मतलब बाहर सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी। आप क्या करते हैं, कभी आपने किशमिश खाया, रेजिन्स, उसको अगर आप पानी में डालेंगे तो क्या होगा, सुबह तक वो स्वेलअप कर जाता है। क्यों स्वेलअप कर जाता है? क्योंकि सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन सराउंडिंग में ज़्यादा है, वाटर क्योंकि प्योर सॉल्वेंट हो गया, तो वाटर क्या होगा उसके अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। मैंने प्लांट सेल का एग्जाम्पल लिया। अब यहाँ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वाई प्लांट सेल बर्स्ट
when kept in hypotonic solution. Plant cell do not burst when kept in hypotonic solution as compared to red blood cell which can burst. मतलब red blood cell burst हो जाता है, लेकिन प्लांट सेल जो है वो burst इसलिए नहीं होता. मैं इसका आंसर दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा. यहाँ पर सेल वॉल होती है. सेल वॉल इज़ वेरी रिजिड, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है सेल वॉल. तो स्ट्रॉन्ग होने के कारण क्या होता है कि ये एटलीस्ट स्वेल हो जाती है लेकिन बर्स्ट नहीं होती. लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है, ओनली सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. तो मतलब पानी भरते जाता है और फाइनली ये बर्स्ट हो जाती है. ठीक है. अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है सराउंडिंग में, यानी कि सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन बाहर कम है, बाहर की साइड सराउंडिंग में कम है. तो अंदर से सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस. ठीक है. तो अंदर का सेल कंटेंट जो है वो श्रिंक कर जाएगा. ठीक है. क्लियर हो गया. इसको नोट कर लीजिए आप. चलिए आगे बढ़ते हैं. हमने टोनिसिटी पढ़ा. टोनिसिटी के हिसाब से 3 इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज अराइज होती हैं. मैं इसे इरेज कर रहा हूँ. ठीक है. और वो 3 टर्मिनोलॉजीज को अब हम पढ़ने जा रहे हैं. एंड दैट आर, अभी लिख देता हूँ बोर्ड पर. चलिए देखिए. पहली चीज टर्जिडिटी, दूसरा है फ्लैसिडिटी, और तीसरा है प्लाज्मोलिसिस. ठीक है. टर्जिडिटी, फ्लैसिडिटी, प्लाज्मोलिसिस. ठीक है. एसिडिटी नहीं. टर्जिडिटी, फ्लैसिडिटी एंड प्लाज्मोलिसिस. तो इन तीनों के बारे में हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है और टोनिसिटी का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा. ठीक. चलिए स्टार्ट करते हैं. इन तीनों के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे. पहले टर्जिडिटी को देख लेते हैं हम लोग. टर्जिडिटी में क्या है कि आपने सुना होगा कि प्लांट में पानी डाले, आपने देखा होगा एक्चुअली. प्लांट में जब आपने पानी डाला तो प्लांट क्या है, बिल्कुल इरेक्ट. और 2 दिन पानी मत डालो और फिर धूप में रखो तो वो क्या करेगा, विल्ट कर जाएगा, विल्टिंग. ठीक है. एक होता है टर्जिड कंडीशन, एक होता है विल्टेड कंडीशन, विल्टिंग. ठीक है. तो इसमें टर्जिडिटी जब होती है तो प्लांट क्या है, प्लांट बिल्कुल इरेक्ट रहता है. इसकी लीव्स बिल्कुल इरेक्ट रहेंगी ऐसे. मैं आपको केवल ऐसे ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा. ठीक है. और विल्टिंग में क्या हो रहा है, ये प्लांट है आपका, ये बिल्कुल ऐसा हो गया. ठीक है. पत्तियां बिल्कुल मुरझा जाए ऐसे. आप 2 दिन पानी नहीं डालेंगे तो कुछ ऐसा ही हो जाएगा. ठीक है. यहाँ वाली पत्ती भी ऐसे बिल्कुल मुरझाई हुई. समझ पा रहे? इसको कहते हैं विल्टिंग. तो ये जो है फ्लैसिडिटी का केस है और ये टर्जिडिटी का केस है. अभी मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा. इसको इरेज कर रहा हूँ, ये तो केवल ओवरव्यू था. ठीक है. अब आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, आपने केवल ये देखा कि प्लांट का जो ये रूट है, रूट का एक हेयर है, रूट हेयर सेल. ठीक है. इसके आसपास सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है और इसके अंदर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है ये कम है. तो क्या होता था, वाटर जो अगल बगल होगा, वाटर होंगे, मिनरल्स होंगे. ठीक है. वाटर मेनली अभी हम बात करेंगे. जब हम मिनरल्स की बात करेंगे तब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर आएंगे, तब आएंगे जब हम लोग इन 3 टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है. तो सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर मूव कर जा रहे थे. और अंदर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम क्यों हो रहा है, प्लांट खुद ही कर रहा है. प्लांट अंदर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन खुद ही डिक्रीज करके रख रहा है ताकि वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर एंटर कर पाए. ऐसा होने के कारण अ स्टेट विल बी रीच्ड when plant
कैन नॉट अपटेक एनी मोर वाटर। ठीक है, और इस केस में क्या होगा कि प्लांट विल बी वेरी वेरी रिजिड, इरेक्ट, ठीक है, एंड दिस कंडीशन विल बी नोन एज टर्जिडिटी। क्या बात क्लियर हुई? क्या बात क्लियर हो पा रही है? नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ये डायग्राम इरेज कर रहा हूँ। मैं आपको टर्जिडिटी के बारे में एक और डायग्राम बना करके एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है, और वो होगा इंट्रोडक्शन टू। मैं ये दोनों टॉपिक्स को इरेज कर रहा हूँ, अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये है आपकी प्लांट सेल। ये क्या है? प्लांट सेल है। प्लांट सेल का ये सेल वॉल है एक्चुअली, ठीक है, दिस इज सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। तो मैं ऐसे ग्रीन कलर से बना देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भाई आपका वैक्यूल वगैरह ऐसे होगा, ठीक है। बाकी और भी ऑर्गेनल्स होंगे, मैं उनको ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक। वाटर क्या है? वाटर इसके अंदर एंटर किया, वाटर जो है इसके अंदर एंटर किया और सेल को उस स्टेट पिलाया, सेल को उस स्टेट पिलाया दैट सेल कैन नॉट टेक any more water या any more solvent, and that type of condition of that cell was known as turgidity, and cell was known as turgid. This is turgid cell. turgid cell and जो प्रोसेस हुआ उसको हम टर्जिडिटी बोलते हैं, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं अंदर का थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ कंटेंट, थोड़ा सा। अब अंदर क्या है कि सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है, मतलब यहाँ पर वाटर अच्छे से फिल्ड हो गया, अंदर वाटर यहाँ पर पूरा भर गया है, ठीक है। अब देखो ये वाटर जो है ये बाहर के वॉल्स पर प्रेशर लगाएगा, क्या ये आप समझ पा रहे हैं? वाटर जो है वो बाहर के वॉल्स पे प्रेशर लगाएगा, ठीक। दिस प्रेशर विल बी नोन एज टर्गर प्रेशर, ठीक है। क्यों टर्गर प्रेशर बोले? क्योंकि टर्जिडिटी के कारण ये प्रेशर डेवलप हुआ है, ठीक है। सेल कंटेंट, अंदर जो सेल कंटेंट है, दिस इज सेल कंटेंट। When cell content apply the pressure on the cell wall, it is known as टर्गर प्रेशर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, when cell content apply pressure on the cell wall, that pressure is called टर्गर प्रेशर। क्या क्लियर हुआ आपको बात? टर्गर प्रेशर की डेफिनेशन आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, ठीक। आगे बढ़े। अब देखो ये टर्गर प्रेशर तो भाई
हो गया, अगर टर्गर प्रेशर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा तो सेल तो बर्स्ट हो जाएगा, है ना। तो टर्गर प्रेशर को बैलेंस करने वाला एक प्रेशर होता है, टर्गर प्रेशर को बैलेंस करने वाला एक प्रेशर होता है। जस्ट अ सेकेंड। तो इस टर्गर प्रेशर को बैलेंस करने वाला एक प्रेशर होता है जो कि सेल वॉल सेल कंटेंट के ऊपर लगाता है। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, इस तरीके से कुछ, ठीक है। ये जो मैंने येलो वाला बनाया, दिस इज योर वॉल प्रेशर, ठीक है, दिस इज योर वॉल प्रेशर। अब ये वॉल प्रेशर इस टर्गर प्रेशर को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। जब इस वॉल प्रेशर में एंड टर्गर प्रेशर इन दोनों में जब एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा, इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, तो दिस स्टेट ऑफ टर्जिडिटी विल बी रीच्ड, ठीक है। उस समय सेल जो है वो टर्जिड हो जाएगा और ज़्यादा वाटर और ज़्यादा सॉल्वेंट इनटेक नहीं कर पाएगा। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? इसको पहले आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा आपने, इरेज कर रहा हूँ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लैसिडिटी, ठीक है। अब ये टर्जिडिटी जो गेन हुई थी ये इसलिए गेन हो पाई थी क्योंकि आपने सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा था, ठीक है। चाहे आप सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें और चाहे वो खुद अपने आप को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख ले, दोनों एक बात है, ठीक है। जैसे कि वो अपने सेल के अंदर, सेल अपने प्लांट जो है अपने सेल के अंदर हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करेगा, अंदर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, बाहर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो वाटर विल एंटर इनसाइड द सेल, ठीक है। तो आप इस तरह कर सकते हैं। तो अभी आपने सेल को टर्जिड पाया था, अब ये टर्जिड सेल को ले लीजिए। दिस टर्जिड सेल व्हेन kept in 5% salt solution, ठीक है। and this salt solution will act as a hypertonic solution, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो जहां पर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, क्लियर हुआ। तो टर्जिड सेल को हमने 5% सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा। अब क्या होगा यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि सेल के अंदर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है, और बाहर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं क्या होगा? सेल के अंदर का जितना भी वाटर, जितना भी सॉल्वेंट कंटेंट है वो सारा बाहर आ जाएगा। मैं आपको डायग्राम के थ्रू यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी मैंने टोनिसिटी के केस में जो डायग्राम बनाया था, देखो ये एक टर्जिड सेल है, ठीक है, ये एक टर्जिड सेल है। अब इसको आपने क्या किया है, इसको आपने 5% सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर रखा, इसको 5% सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा, दैट वाज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक। क्या बात क्लियर हुई? अब क्या होगा कि ये जो सेल है दैट विल श्रिंक, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। ये सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा, कुछ ऐसा होगा, ठीक। सेल विल श्रिंक, ठीक है। दिस वॉज टर्जिड, जब इसके अंदर पानी भरा हुआ था। अब ये श्रिंक कर गया तो आप इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए? इसको बोलेंगे फ्लैसिड,
flaccid cell, and this process is known as flaccidity. ठीक है, क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। सॉरी, एक चीज आप यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, इस प्रोसेस को फ्लैसिडिटी नहीं बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज नॉट कॉल्ड फ्लैसिडिटी। सेल की इस कंडीशन को फ्लैसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं इसकी डेफिनेशन आपको लास्ट में लिखवा दूंगा। ठीक है, लास्ट का मतलब प्लाज्मोलिसिस पढ़ाने के बाद, हालांकि वो आ ही गया है। ठीक है, दिस कंडीशन ऑफ सेल, द फ्लैसिडिटी इज द कंडीशन ऑफ सेल, कंडीशन ऑफ सेल, एंड दैट सेल इज फ्लैसिड सेल। फ्लैसिड सेल की कंडीशन को फ्लैसिडिटी बोला जा रहा है, और ये इसके फ्लैसिड होने के प्रोसेस को हम प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। फ्लैसिड होने के प्रोसेस को हम प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। वेरी सॉरी, मैंने गलत बता दिया था, प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, क्या आपको क्लियर हुआ? इसको प्लाज्मोलाइज्ड सेल भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो दोनों बोथ विल बी सेम। अब यहाँ पर देखो, ये सेल अगर ज़्यादा देर तक इस कंडीशन में रही, ये जो फ्लैसिड सेल है इसका प्लाज्मोलिसिस हुआ है, अगर ये ज़्यादा देर तक इस तरीके से रहेगी तो सेल विल बी डेड। सेल विल बी डेड। कंडीशन है कि ज़्यादा देर तक अगर इस तरीके से इसको रखा गया 5% सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर, बट बिफोर डाइंग, मरने के जस्ट पहले, ठीक है, अगर इसको वापस से, मैं ये थोड़ा सा इधर का इरेज कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दिया। ठीक है, अब इसको अगर मैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वापस डाल दूं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, देखो एक बात बिल्कुल आप क्लियर कर लीजिए, कोई भी सॉल्यूशन हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक या आइसोटोनिक नहीं होती है। अब आप कहेंगे ये मैंने क्या कह दिया, बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो सॉल्यूशंस हैं, ये जो टोनिसिटी है, दिस इज रिलेटिव। आप एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अभी आप 1 चम्मच नमक डालिए एक पानी में, तो आप एक नॉर्मल ग्लास ऑफ वाटर से उसको कंपेयर करेंगे, आप कहेंगे ये हाइपरटोनिक है। आप तीसरा ग्लास लीजिए, उसमें पानी भर के उसमें 3 चम्मच नमक डाल दीजिए और उसको डिज़ोल्व कर दीजिए, तो फिर आप क्या कहेंगे, जो सेकंड वाला ग्लास था जिसमें आपने 1 चम्मच नमक डाला था, दैट विल बी हाइपोटोनिक एज कम्पेयर टू जिसमें आपने 2 चम्मच नमक डाला है। ठीक है, तो दिस ऑल दिस थिंग्स आर रिलेटिव टू ईच अदर। तो आप रिलेशन, आप एक दूसरे से रिलेट करके ही जो है इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। आप कह नहीं सकते कि ये सॉल्यूशन, दिस सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक। ठीक है, दिस इज रिलेटिव। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आपने इस सेल को रखा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये है कि इसके अंदर का जो वाटर कंटेंट है वो कम है एज कम्पेयर टू बाहर के वाटर कंटेंट के बराबर मुकाबले। तो बाहर से वाटर इसके अंदर एंटर करेगा, वापस से ये सेल जो है स्वेल अप कर जाएगा। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस विल बी नोन एज जैसे देखो ये जो फ्लैसिड सेल था, दिस वाज फ्लैसिड सेल। तो ये फ्लैसिड सेल जब स्वेल अप कर गया, तो दिस प्रोसेस वाज कॉल्ड डीप्लाज्मोलिसिस। डीप्लाज्मोलिसिस बड़ा ही सिंपल सा है, प्लाज्मोलिसिस का जस्ट उल्टा, प्लाज्मोलिसिस का जस्ट अपोजिट। ठीक है, क्या बात आपको क्लियर हो पा रही है? बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। अभी आप इसको नोट करिए, तो मैं आपको बुकिश डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूँ, जिसकी आपको बहुत ज़रूरत है, आप वेट भी कर रहे हैं उसका। हालांकि कॉन्सेप्ट पहले समझ लो, आपको डेफिनेशंस रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप केवल समझ लेंगे। आप पहले नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं, टर्जिडिटी, प्लाज्मोलिसिस और फ्लैसिडिटी की। 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ।
टर्जिडिटी इज द स्टेट ऑफ सेल इन विच सेल वॉल इज रिजिड, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखा, वाटर या सॉल्वेंट एंटर इनसाइड द प्लांट सेल एंड सेल बिकम रिजिड एंड स्ट्रेच्ड बाय एन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वैक्यूल्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, जैसा कि अभी मैंने कहा। प्लाज्मोलिसिस क्या है? प्लाज्मोलिसिस इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। जब आपने सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने के कारण अंदर का सेल कंटेंट का जो सॉल्वेंट था वो बाहर आने लग गया फ्रॉम द सेल वॉल, कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम द सेल वॉल कॉजेज ड्यू टू विड्रॉल ऑफ वाटर व्हेन प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक। और फ्लैसिडिटी क्या है? फ्लैसिडिटी इज द कंडीशन ऑफ द सेल in which the cell content is shrunken, ठीक है। प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन को फ्लैसिडिटी भी आप कह सकते हैं, ठीक है। in which the cell content is shrunken कैसे हुआ? आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा था, ठीक है। सेल इज नो मोर टाइट, ठीक, एंड द सेल इज सेड टू बी फ्लैसिड। तो ये 3 बुकिश डेफिनेशंस थी, आप इनको याद भी कर सकते हैं। वैसे याद करने से अच्छा है कि आप समझ लें, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप इजीली अपनी डेफिनेशंस को खुद ही फ्रेम कर लेंगे, ठीक है। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टर्जिडिटी के कुछ एप्लीकेशंस प्लांट के लिए, ठीक। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा पॉज करके। और हम टर्जिडिटी की एप्लीकेशंस को पढ़ने जा रहे हैं। एप्लीकेशंस ऑफ टर्जिडिटी बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही इजी है, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ टर्जिडिटी, ठीक है। अब टर्जिडिटी के एप्लीकेशंस, पहला आपको ये पढ़ना है कि प्लांट के सॉफ्ट पार्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्लांट के सॉफ्ट पार्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है टर्जिडिटी, ठीक है। टर्जिडिटी प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ या सपोर्ट टू सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। बात समझ गए आप? चलिए सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे बढ़ते हैं। देखो, हेल्प्स द रूट सेल्स टू पेनिट्रेट डीप इनसाइड द सॉइल। देखो, सेल का जो रूट हेयर है, प्लांट का जो रूट हेयर है वो डीप इनसाइड द सॉइल पेनिट्रेट किया होता है। क्यों किया होता है? टू एब्जॉर्ब मोर एंड मोर वाटर, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें। तो उनको पेनिट्रेट करने में ये टर्जिडिटी जो है वो हेल्प करती है, ठीक है। प्लांट का सेल या प्लांट का रूट सेल जब टर्जिड रहेगा तो वो इजीली पेनिट्रेट कर पाएगा। फ्लैसिड रहेगा, लूज रहेगा, टाइट नहीं रहेगा तो वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। आप आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट हमारा है टर्जिडिटी इन रूट प्रेशर। टर्जिडिटी इन रूट प्रेशर। देखो, टर्जिडिटी के केस में क्या होता है कि सेल के अंदर जो है सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। मतलब सेल जो है बहुत टाइट रहती है, ठीक है। इस केस में अगर प्लांट के स्टेम को आप काट दें यहाँ से और काट करके यहाँ पर एक मैनोमीटर लगा दें, अभी इसको हम आगे डिस्कस करेंगे रूट प्रेशर जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैनोमीटर क्या होता है कि रूट प्रेशर का मतलब होता है कि ये कितना ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है सेल का जो सैप है, ठीक। तो यहाँ से बिल्कुल ये यहाँ पे रूट रहती है, यहाँ से हमने काटा प्लांट को और ये मैनोमीटर लगा दिया। अब इसमें मर्क्यूरी लेवल जो है वो राइज करेगा, कितना राइज करेगा ये आप नोट करते हैं, ठीक है। बात क्लियर हुई आपको? ठीक है।
तो रूट प्रेशर में टर्जिडिटी हेल्प करती है। अगर ये प्लांट का जो सेल है ये टर्जिड रहेगा तो इसमें से कटने के बाद जब सेल यहाँ से कटेगा तो वाटर का कंटेंट या सॉल्वेंट का कंटेंट जो है यहाँ पर ज़्यादा तेज़ी से बाहर निकलेगा। ज़्यादा तेज़ी से बाहर निकलेगा तो मर्क्यूरी लेवल ज़्यादा तेज़ी से राइज करेगा और ज़्यादा रूट प्रेशर जो है वो कैलकुलेट हो पाएगा। तो टर्जिडिटी इज लीडिंग टू रूट प्रेशर। रूट प्रेशर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। रूट प्रेशर से एसेंट ऑफ सैप होता है, ट्रांसपिरेशन भी इसी कारण से होता है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चौथा चीज़ है आपका, मैंने नोट करके रखा है इसे। ठीक है, चौथा है आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये बड़ा सिंपल सा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है। तो कुछ स्टोमेटा में क्या होता है, गार्ड सेल्स होते हैं। स्टोमेटा में मैं ऐसे और अच्छे से बना देता हूँ। स्टोमेटा में ऐसे गार्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, दीज आर 2 गार्ड सेल्स। तो इन गार्ड सेल के इंटरनल पार्ट पे जो इनर पार्ट होता है, इट इज हैविंग अ थिक मेम्ब्रेन। ठीक है, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन जो है ये थिक होती है, थिक, और ये बाहर वाली थिन होती है। ठीक है, एंड दीज 2 आर गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटा। ये सेंटर वाले पोर्शन को स्टोमा बोलते हैं। ठीक है, स्टोमा, STROMA, स्ट्रोमा नहीं, स्टोमा। स्ट्रोमा आप क्लोरोप्लास्ट में पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, तो कंफ्यूज मत करना, जिससे स्टोमा, आर इसमें नहीं है। ठीक, अब मैं ये वाला पोर्शन इरेज कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर देखिए, इन डे टाइम डे टाइम में क्या होगा, डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस क्यों होगी, क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट है, सनलाइट इज प्रेजेंट, तो फोटोसिंथेसिस होगी। और कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं फोटोसिंथेसिस के साथ साथ, केमिकल चेंजेस इन गार्ड सेल्स। ठीक है, गार्ड सेल में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं जिससे क्या होता है, गार्ड सेल ओपन्स। ठीक है, तो ओपन कैसे हो रहा है, यहाँ पर क्या है कि ये जो है वो टर्जिड हो जा रहा है। ठीक है, केमिकल चेंजेस का मतलब अंदर जो है वो सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जा रहा है। दीज केमिकल चेंजेस एंड फोटोसिंथेसिस, क्योंकि अंदर शुगर की प्रोडक्शन हो रही है फोटोसिंथेसिस के कारण। ठीक है, ये आप आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो केमिकल चेंजेस आर लीडिंग टू फ्लैसिडिटी, वेरी सॉरी, फ्लैसिडिटी नहीं, टर्जिडिटी होगा, टर्जिडिटी। ठीक है, टर्जिड हो जा रहा है, ये जो गार्ड सेल है वो टर्जिड हो जा रहा है। ठीक, पहले क्या था कि ये क्लोज था। मान लो कि ये मैं यहाँ बना दे रहा हूँ अलग से, पहले आपके स्टोमेटा का जो ये स्टोमा वाला पार्ट था, दिस वाज क्लोज्ड। ठीक, बट इन डे टाइम द फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस के कारण केमिकल चेंजेस हुए, यानी कि सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन गार्ड सेल में बढ़ा, ड्यू टू विच गार्ड सेल बिकम्स टर्जिड, और टर्जिड हो जाने के कारण क्या हुआ, स्टोमा ओपन्स। स्टोमा या स्टोमेटा ही लिख लीजिए, स्टोमेटा ओपन हो जाता है, स्टोमेटा ओपन्स। ठीक है, क्लियर हुआ। मैं ऊपर का इरेज कर रहा हूँ, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। कर दें इरेज, चलिए। अब यहाँ देखिए,
स्टोमेटा ओपन हो गया इन डे टाइम। अब नाइट में क्या होगा, नाइट में क्या होगा, नाइट में नो फोटोसिंथेसिस, नो फोटोसिंथेसिस, कोई फोटोसिंथेसिस के कारण नो ग्लूकोज फॉर्म्ड। ठीक है, फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, प्लांट अपने फूड बनाता है। फूड किस फॉर्म में बनाएगा, ग्लूकोज के फॉर्म में। तो कोई ग्लूकोज जो है फॉर्म नहीं होगा गार्ड सेल में, और कोई ग्लूकोज फॉर्म्ड नहीं होगा तो सेल विल नॉट बी टर्जिड, सेल विल नॉट बी टर्जिड एनफ, इतना भी टर्जिड नहीं हो पाता कि गार्ड सेल ओपन हो पाए। तो गार्ड सेल स्टोमेटा क्लोजेस, स्टोमेटा क्लोजेस, ये मैकेनिज्म है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्जिडिटी। तो टर्जिडिटी किस तरीके से हेल्प कर रहा है स्टोमेटा को ओपन या क्लोज होने में। ठीक है, ये नाइट टाइम का है और ये जो है आपका ये डे टाइम का। इसको आप नोट कर लीजिए, ये नाइट में ऐसा रहेगा बंद और डे टाइम में ऐसा ओपन हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रख सकते हैं कि अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है वो गार्ड सेल का थिक होता है, आउटर मेम्ब्रेन थिन होता है, बीच वाले उसको क्या बोलते हैं, स्टोमा बोलते हैं। और ये ओपन क्यों हो रहा है, इतना तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो जान लो कि ये ओपन और क्लोज इसीलिए होता है ताकि CO2 को अंदर इनटेक कर पाए, ताकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस फर्दर हो पाए। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका टर्जिडिटी, फ्लैसिडिटी, प्लाज्मोलिसिस, ये सारा प्रोसेस और डीप्लाज्मोलिसिस भी ये ख़त्म होता है। और आज का लास्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। ये आज का लास्ट टॉपिक होगा और इस चैप्टर को कंप्लीट करने में मुझे एक और लेक्चर लगेंगे, क्योंकि मुझे नेक्स्ट लेक्चर में अभी मैं बताऊंगा क्या डिस्कस करना है। फिलहाल आप देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये है आपका रूट हेयर, ठीक, दिस इज योर रूट हेयर, सिंगल रूट हेयर, सिंगल रूट हेयर। अब ये सिंगल रूट हेयर जो है अभी तक आपने पढ़ा कि वाटर को एब्जॉर्ब करता था। कैसे, वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करता था, ये अपने अंदर, इसके अंदर देखो थोड़ा पानी होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा ही होगा। ठीक है, सेल के अंदर थोड़ा सा वाटर कंटेंट होता है। ठीक, ये इसने, सेल ने क्या किया, वाटर को अंदर खींचने के लिए, क्योंकि बाहर भी पानी है, बाहर यहाँ पर पानी है, सॉइल में बना देता हूँ। ये सारे सॉइल है अगल बगल, ठीक। ठीक है, ये सॉइल है, सॉइल के अंदर क्या है, वाटर है, ऐसे यहाँ पर पानी है। ठीक, अब इस पानी को अंदर खींचने के लिए सेल ने क्या किया, अपने सेल सैप का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, अंदर कुछ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया। यानी कि अपने सेल के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के कारण क्या हुआ कि वाटर एंटर्स इनसाइड दिस रूट हेयर, ऐसे थ्रू ऑस्मोसिस। ठीक, ये हो रहा था। तो इस तरीके से इसने वाटर को एब्जॉर्ब किया, वाटर एब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर आपको मैं कहूँ कि आप जो है जीवन भर पानी पी करके जिंदा रहें, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो प्लांट केवल पानी पी के थोड़ी जिंदा रहेगा। प्लांट नीड्स सम इम्पॉर्टेंट मेटाबोलाइट्स दैट आर ions and other minerals like sodium, potassium, magnesium,
कैल्शियम, ठीक है, और अमोनियम भी लेता है, ठीक है, नाइट्रेट भी लेता है, ठीक। तो इन मिनरल्स को, इन आयंस को लेने के लिए अब आप खुद ही बताओ, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन मिनरल्स का बहुत कम है। यहाँ पर क्या है सिनेरियो देखो पहले, यहाँ पर मिनरल कॉन्सेंट्रेशन इज लेस, ठीक है। अभी मैं आपको केवल प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि दिक्कत क्या है, अब इसका सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक। मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ कम है, और मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन चूंकि यहाँ कम है तो ये अंदर कैसे जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है ऑस्मोसिस में कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन अब यहाँ पे कम है, ठीक है। सॉइल में मैं कहाँ पे लिखूँ, अब यहाँ पे लिखता हूँ, ये यहाँ लिख रहा हूँ कि इन सॉइल important ion concentration, mineral oblique ion लिख लो, ion concentration is less, ठीक है, as compared to the root hair cell. That's why it cannot take these minerals or ions through simple osmosis. So a special type of mechanism is required, and that is known as active transport. ठीक है, that is known as active transport. ठीक है, in the soil important ions concentration is less as compared to the root hair cell. So movement of these ions cannot occur by osmosis, ठीक है। That's why a special mechanism is required, that is known as active transport. इसको आप नोट करिए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ें। इरेज करूँ मैं, केवल ये वाला पोर्शन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में जानेंगे। बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। आपको प्रॉब्लम आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब सॉल्यूशन को आप देखो, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ आयंस, मिनरल्स या मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आयंस, मिनरल्स या मॉलिक्यूल्स फ्रॉम, अब ये बहुत ध्यान से देखना, फ्रॉम देयर लोअर concentration to their higher concentration with the expenditure of एनर्जी। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखो, जीवन का एक नियम है, नेचर का एक रूल है। टेम्परेचर का एग्जांपल लें, अगर एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टेम्परेचर का एग्जांपल लें तो टेम्परेचर, हीट की बात करें तो हीट जो है, हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। भाई गरम जगह से ठंडी जगह पर हीट ट्रैवल करता है, ठीक है। गरम रोटी लो और ठंडी रोटी लो, दोनों को सटाओ तो ठंडी रोटी हल्की सी गर्म हो जाएगी, तो हीट ट्रांसफर हुआ ना।
फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है। अब आपको लोअर से हायर टेम्परेचर में आपको अगर आना है तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे अगर आपको लोअर से हायर में आना है, अगर आपको लो टेम्परेचर से, आपको अगर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में आना है, हाई टेम्परेचर, तो आप क्या करेंगे, रेफ्रिजरेटर यूज करेंगे, ठीक है। रेफ्रिजरेटर कैसे यूज करेंगे, रेफ्रिजरेटर क्या करता है, बाहर बहुत गर्मी होती है लेकिन फिर भी अपने कंपार्टमेंट के अंदर, अपने फ्रिज जो आप यूज़ करते हैं उसके अंदर फिर भी ठंडक होती है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर से हीट वो फिर भी बाहर ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। ये जैसे आपका फ्रिज है और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसके अंदर जो भी हीट होगी उसको बाहर भेज देगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट की बाहर ज़्यादा हीट है कि अंदर ज़्यादा हीट है, इससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो बाहर भेज देगा। और यहाँ पर रेफ्रिजरेटर का यूज़ आप कर रहे हैं यूजिंग एनर्जी, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर बाहर ये सॉल्वेंट सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, जैसे कि आयंस, मिनरल्स और मॉलिक्यूल्स कुछ हैं, इनका कॉन्सेंट्रेशन कम है और वो प्लांट को चाहिए भी, तो प्लांट क्या करेगा, एनर्जी को यूज़ करेगा, एनर्जी को एक्सपेंड करेगा ताकि वो इनको अंदर खींच पाए। क्या आपको क्लियर हुआ? मैं ये इरेज कर रहा हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल बस मैंने लिया ताकि आपको समझा पाऊँ, ठीक। तो अब ये सारे क्या होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, इन सब के चैनल्स बने होते हैं, उनके थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो आपके सिलेबस में केवल और केवल ये डेफिनेशन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, कि किस तरीके से प्लांट लेता है और एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि ये एडिनोसिन का मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर 3 फॉस्फेट ऐसे ऐसे लगे हैं, इसके ऊपर 3 फॉस्फेट ऐसे लगे हुए हैं, एक को तोड़ो तो एनर्जी निकलती है, ठीक है। और इसी एनर्जी का यूज़ करके बाहर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, बाहर कम है, अंदर में भी ज़्यादा हो, ठीक है। तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन इनको मूव कराना है थ्रू दी हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट का उल्टा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। मैं यहाँ लिख रहा हूँ पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के डेफिनेशन आप क्या बोलेंगे, ये है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। पैसिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन आप उल्टा बोलेंगे, फ्रॉम हायर टू लोअर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या क्या आ जाएगा, डिफ्यूजन आ जाएगा एज यूजुअल, ठीक है, ऑस्मोसिस आ जाएगा, ठीक। क्लियर हुआ? क्या आपको क्लियर हो रहा है? इज इट क्लियर? तो ये हमारा था, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, हो गया, ठीक। तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक, एक्टिव ट्रांसपोर्ट तक हमने पढ़ा। स्टार्टिंग किया था हमने टोनिसिटी से, टोनिसिटी के बाद हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक तीनों सॉल्यूशंस के बारे में। और मैंने ये भी आपको बताया कि ये सॉल्यूशंस जो होते हैं उनको हम रिलेटिवली जो है कंपेयर करके स्टडी करते हैं, ठीक है। किसी एक सॉल्यूशंस को आप नहीं कह सकते कि वो हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है, रिलेटिवली हम बोलते हैं। और फिर उसके बाद हमने टर्जिडिटी, फ्लैसिडिटी और प्लाज्मोलिसिस को पढ़ा। तो इतना हेवी कंटेंट पढ़ने के बाद आप इसका नोट्स अच्छे से बनाइएगा ताकि आपको ये याद रह जाए। कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा जो कि आपके बुक्स में हो, ठीक है। तब तक आप अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको पूछ लें और अपने डाउट्स को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ें। तब तक के लिए जय हिंद।